इजराइल कुछ भी कर सकता है, युद्ध किसी भी समय फिर से शुरू हो सकता है। हम डरते हैं कि कहीं घर लौटे और फिर से धोखा ना खा जाएं। बहत्तर घंटे पहले की बात है। इजराइल और फ़लस्तीन के लोग एक साथ एक वक्त पे खुश थे। कुल 738 दिनों बाद एक ऐसा दिन आया था। इस रोज़ बाकी बचे 20 जिंदा बंधक इजराइल लौट गए। उधर गज़ा और वेस्ट बैंक के बर्बाद गली कूचों में कुछ बसों के दरवाजे खुले और करीब 2000 फ़लस्तीनी इजराइल की जेलों से निकलकर अपने घर पहुंच गए। 2 बरस की थकान और निराशा के बाद उम्मीद ने दस्तक दी थी। इस अदला बदली से सुलह की शुरुआत हुई। मौका देखकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री ट्रिप भी कर डाली। इजराइल और इजिप्ट में घूम घूम कर अपनी जीत का राग अलापा उन्होंने। ये इजराइल और सभी देशों के लिए सौहार्द और स्थायी शांति की शुरुआत है। मुझे यकीन है कि ये नए मिडिल ईस्ट की एक ऐतिहासिक नई सुबह है। लेकिन अब इस सीज फायर डील पर ब्रेक लग गया है। आगे बढ़ेगी भी या नहीं, इस पर भी सवाल है। तय हुआ था कि हमास बाकी बचे 48 बंधक लौटाएगा, 20 जिंदा और 28 के शव। जिंदा बंधकों की वापसी तो 13 अक्टूबर को ही हो गई थी, लेकिन शवों की वापसी नहीं हो पा रही है। अब तक उसने सिर्फ 9 शव लौट आए हैं, जिसके बदले 90 फ़लस्तीनियों के शवों की वापसी हुई है। हमास का कहना है कि बाकी बचे शव ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, गज़ा के मलबे में गुम हो गए हैं। हमें ढूंढने के लिए ख़ास इंतज़ाम चाहिए, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। ऐसे में इजराइल डील आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। वो गज़ा में राहत सामग्री के दाखिले पर पाबंदी लगा रहा है, रास्ते बंद कर रहा है। ट्रंप ने भी हमास को धमकी दी है। उन्होंने अमेरिकी चैनल CNN से कहा है कि मैं एक इशारा करूंगा और इजराइल उन सड़कों पर फिर लौट आएगा। तो आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि पेच फंस कहाँ रहा है और इस सीज फायर डील पर खतरा मंडरा रहा है क्या सच में। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और दूसरे फ़लस्तीनी गुटों ने इजराइल में घुसकर हमला किया। 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए, करीब 250 लोग बंधक बना लिए गए। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल सरकार, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और बंधकों के घर वालों के संगठन एक एक शख्स का हिसाब रखते रहे। अलग अलग आंकड़े आते रहे। स्क्रीन पर आंकड़े आप देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद हमास के पास 255 बंधक थे। इनमें से 251 वो थे जिन्हें उसी दिन गजा में ले जाया गया था और 4 ऐसे जो पहले से ही हमास की कैद में थे। इनमें 2 जिंदा नागरिक थे और 2 2014 में मारे गए इजरायली सैनिक, उनकी डेड बॉडीज। इनमें से करीब 160 लोग जिंदा वापस आए। 105 लोग नवंबर 2023 की डील के तहत, 30 लोग जनवरी 2025 में और 8 बंधक ऐसे थे जिन्हें इजरायली फौज ने खुद सैन्य ऑपरेशन के तहत जिंदा निकाला और 20 लोग मौजूदा डील के तहत वापस आए। इसके अलावा 5 अलग अलग चैनलों से रिहा किए गए। 51 बंधकों के शव IDF और गजा के मलबे में मिले थे। इनमें से कुछ 7 अक्टूबर को ही मारे गए थे या कैद में दम तोड़ गए थे। दूसरी तरफ अब तक की सीज फायर डील्स में 15 शव हमास ने लौटाए थे। मौजूदा डील के तहत उसने 9 बंधक लौटाए हैं। ऐसे में बाकी बचते हैं 19, जहां पे पेच फंस जा रहा है। हमास का कहना है कि उनके शव अभी गजा में कहीं गुम हैं। 2 साल की इस जंग में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पे सबसे बड़ा दबाव बंधकों की वापसी का ही था। इजरायली जनता को जंग अगर कबूल भी थी तो इसी शर्त पे थी। ये सबसे बड़ा वॉर एम था। हमास को तबाह करना बाद की बात थी। फिर अक्टूबर की डील तक पहुंचते पहुंचते गिनती का मिजाज जो था वो बदल ही चुका था। ऐसा पहली बार था जब किसी समझौते में जिंदा लौटे लोगों से ज़्यादा बात लौटाए जाने वाले शवों की जा रही थी। इजरायली सरकार पर दबाव था। अगर इन पर बात नहीं बनी तो सीज फायर के साथ आगे बढ़ना नेतन्याहू के लिए राजनीतिक एंगल से भी घातक होगा। ऊपर से मौजूदा अदला बदली पर भी इजरायली जनता में गुस्सा बना हुआ है। हमास के भेजे हुए शवों में से एक के अवशेष किसी भी इजरायली बंधक के डेटाबेस से मेल नहीं खा रहे थे।
ऐसा एक बार फरवरी महीने में भी हुआ था, तब हमास ने बाद में गलती अपनी सुधारी थी। हमास का पक्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को दिए गए बयान में हमास के अल कासिम ब्रिगेड के मुखिया इज़्ज़ुद्दीन ने कहा है कि उन्होंने वो सारे शव लौटा दिए जिन तक उनकी पहुंच थी। जो बचे हैं वे मलबे के पहाड़ों के नीचे हैं। उनका कहना था कि ये देरी सियासी नहीं है, ज़मीन की तबाही इसकी कसूरवार है। इनको निकालने के लिए भारी मशीनें चाहिए, महीनों की खुदाई चाहिए होगी, तब जाके शव मिलेंगे। अब हमास के बयान को दो नज़रियों से देखा जा सकता है। पहला नज़रिया ये कि मुमकिन है कि हमास इसे एक टैक्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। कैसे? देखिए, हमास अगर इस प्लान के साथ आगे बढ़े तो उसे अपने खात्मे की तरफ बढ़ना होगा। डील में तय हुआ है कि उसे हथियार छोड़ने होंगे और गजा के भविष्य में उसका कोई रोल नहीं होगा। फिलहाल सीज़ फायर का शुरुआती फेज़ है। इजराइल के पीछे हटने के बाद वो गजा में अपने अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रहा है। जंग के दौरान जिन कबीलों और उसके दुश्मन मिलिशिया ने मौका पाकर चुनौती दी थी, उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। वो भीतर की बगावत को कुचल रहा है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। CNN, न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे मीडिया हाउसेज ने इसकी पुष्टि की है। दिख रहा है कि हमास के लड़ाके कुछ लोगों को पकड़ कर ला रहे हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, हाथ बंधे हुए, उन्हें एक सार्वजनिक चौक पर खींचा गया और फांसी पे चढ़ा दिया गया। आसपास खड़ी भीड़ ने तालियों और नारों से इसका स्वागत किया। दिन की सटीक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन CNN ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ सीज़ फायर डील पर दस्तखत के बाद हुआ है। कुल जमा बात ये कि वो अपना वजूद पूरी तरह खत्म होते नहीं देख सकता है। ऐसे में हकीकत ये भी हो सकती है कि हमास इस एम्बिग्विटी को टैक्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, जिससे वो केंद्र में बना रहे, नेगोशिएशन चलती रहे। इस नज़रिए की तस्दीक CNN की एक रिपोर्ट भी करती है। चैनल से 2 इजरायली सूत्रों ने बात की है और कहा है कि इजराइल को यकीन है कि हमास अभी भी 6 या उससे ज़्यादा मृत बंधकों की लोकेशन जानता है और जानबूझ के नहीं बता रहा है। लेकिन हमास के बयान को देखने का एक दूसरा नज़रिया भी है। CNN को 2 अमरीकी सूत्रों ने बताया कि अमेरिका को अब भी हमास पर भरोसा है कि वो अपना वादा निभाएगा और उसका तर्क सही है, इसलिए अमेरिका मध्यस्थों के साथ मिलकर इस कोशिश में उसकी मदद कर रहा है। अब आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए। 2 साल की लगातार बमबारी और ज़मीनी घेराबंदी ने गजा को तबाह कर दिया है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस UN इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1,92,812 इमारतों को या तो नुकसान पहुंचा है या तो वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। 78% संरचनाएं मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। शव की रिकवरी को लेकर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स इसकी एक रिपोर्ट कहती है कि गजा के मलबे से किसी की बॉडी को निकालना या फिर रेस्क्यू नामुमकिन सी जद्दोजहद है। इजराइल ने टोटल डिस्ट्रक्शन की राह पकड़ी थी, ये उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। तो क्या अब वही मंजर उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है या हमास कुछ और प्लान कर रहा है? इस बीच गजा की जनता डर रही है कि जंग कहीं फिर से न शुरू हो जाए। ये भी सुनते हैं। हम किसी भी आशंका से इनकार नहीं करते। इजराइल कुछ भी कर सकता है, युद्ध किसी भी समय फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन हमारे लिए एक राहत की बात यह है कि पूरी दुनिया इस युद्ध को अस्वीकार कर रही है। दुनिया के सभी नेता ही सीज़ फायर के असली कैरेक्टर हैं। हम डरते हैं कि कहीं घर लौटें और फिर से धोखा ना खा जाएं। अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो हमारे पास भागने का समय नहीं होगा। हम अपने घर में विश्वास के साथ लौटना चाहते हैं कि युद्ध दोबारा नहीं होगा। हम खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। जहां एक तरफ बंधकों के शवों पर बात ठनती जा रही है, वहीं दूसरा बड़ा चैलेंज है गजा में मदद पहुंचाना। UN और बाकी एजेंसियां लगातार इजराइल से अपील कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा रास्ते खोले ताकि हर दिन बड़ी संख्या में राहत सामग्री वाले ट्रक तबाह वाले इलाकों तक पहुंच सकें। इजराइल ने 16 अक्टूबर को कहा था कि वो साउथ गजा में मिस्र की तरफ वाली रफा क्रॉसिंग को खोलेगा। हालांकि अब तक इजराइल ने ऐसा नहीं किया है। शवों को लेकर विवाद के बीच क्रॉसिंग पर ट्रक्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अगर खुला तो ये मई 2024 के बाद पहली बार होगा जब इस रास्ते से गजा में मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन राहत एजेंसियां कह रही हैं कि सिर्फ रफा नहीं बल्कि दूसरे रास्ते भी खोले जाएं। इनमें सबसे ख़ास है उत्तरी गजा की क्रॉसिंग, ताकि वहां तक भी ज़रूरी सामान पहुंच सके जहां पे लाखों लोग अपने टूटे फूटे घरों में वापस लौट रहे हैं। मैप से समझते हैं। इजराइल में उत्तर और दक्षिण तरफ से 4 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। मिस्र की तरफ खुलने वाली रफा और केरेम शलोम क्रॉसिंग, जिन्हें इजराइल आज खोलने की बात कर रहा है। वहीं उत्तर में है अरेज और जिकिम क्रॉसिंग, जो उत्तरी गजा के मेन एंट्री पॉइंट्स हैं। इजराइल ने फिलहाल इन दोनों ही रास्तों को खोलने से इनकार कर दिया है। ऐसे में नॉर्थ गजा के लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है। UN के सबसे सीनियर रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर, उन्होंने कहा कि इजराइल को गजा तक मानवीय मदद की बड़ी खेप पहुंचाने में मदद करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का जीवन इस पे
टिका हुआ है। हम चाहते हैं कि हर हफ्ते हज़ारों ट्रक गज़ा पहुँचें और वो भी सभी रास्तों से। हम रोज़ाना हालात के हिसाब से अपनी योजना बदलते हैं। कौन सा रास्ता खुला है, कहाँ सड़कें सुरक्षित हैं, कहाँ राहत बांटनी ज़रूरी है और किस तरह का सामान भेजना है। बस अंदर जाने की अनुमति का इंतज़ार है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रफा क्रॉसिंग खुल भी जाती है तो भी उनके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। नॉर्थ गजा के बॉर्डर बंद है, वहां गजा सिटी, बेतलाहिया जैसे कई इलाके हैं जहां तबाही और भूख दोनों ही सबसे ज़्यादा हैं। कस्बे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सीज़ फायर के बाद जो लोग घर लौट रहे हैं उन्हें टेंट लगा के रहना पड़ रहा है। رجعنا على الشمال على امل انه احنا نلاقي بيوت ونلاقي حياه। हम इस उम्मीद में घर लौटे कि ज़िंदगी दोबारा शुरू कर पाएंगे, लेकिन ये इलाका अब एक सुनसान भूतिया शहर बन गया है, जैसे पूरा गज़ा खामोश हो गया हो। आज जब हम लौटे तो देखा कि हमारी 5 मंजिला इमारत, जहाँ पहले 15 से 20 परिवार रहते थे, अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी है। अब हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसे बचा लें। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक कमरा या तंबू बना लें ताकि हम, हमारे बच्चे और हमारा परिवार किसी तरह सिर छुपा सकें। تسترنا وتستر اولادنا وتستر اهالينا। हम दक्षिण से आए। उन्होंने कहा था कि रास्ता खुला है तो हम चल पड़े, लेकिन जब पहुंचे तो देखा कि सब कुछ बदल गया है। जो भी व्यक्ति युद्ध से पहले गजा सिटी गया हो और अब यहाँ आए वो इसे पहचान ही नहीं पाएगा। यहाँ बस तबाही है, न पेड़ बचे हैं, न इमारतें, न लोग, बस मलबा ही मलबा है। सवाल है कि यहाँ मदद पहुँचाई कैसे जाएगी। दक्षिण के रास्ते मदद पहुंचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि नॉर्थ और साउथ गजा को जोड़ने वाले कई इलाके अब भी इजरायली सेना के कंट्रोल में है। वहीं 2 साल तक चले इजराइल के हमलों में मुख्य सड़कें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में अगर कोई ट्रक रास्ते में ही ख़राब हो गया या रुकना पड़ा तो उसे तुरंत लूट लिए जाने का डर बना रहेगा। सीज़ फायर डील के मुताबिक गजा को उसी स्तर की मदद मिलनी चाहिए जैसी जनवरी 2025 की सीज़ फायर के दौरान मिल रही थी। उस वक्त रोज़ाना करीब 600 ट्रक राहत सामग्री लेकर गजा जाते थे। सीज़ फायर के बाद से अब तक 9 UN समर्थित बेकरीज फिर से शुरू हो चुकी हैं। कुछ ट्रक्स केरेम दक्षिण की शलोम क्रॉसिंग से भी गजा में दाखिल हुए हैं, लेकिन संख्या साफ नहीं है। गजा सिटी में अब सिर्फ 7 न्यूट्रिशनल क्लिनिक काम कर रहे हैं, जबकि जुलाई में इनकी संख्या 45 थी। कई एजेंसियों के पास राहत का सामान तैयार है। UNRWA के पास पूरे गजा के लिए 3 महीने का खाना स्टॉक में रखा है। इंतज़ार बस रास्ते खुलने का है ताकि मदद पहुंचाई जा सके। उम्मीद है कि इंतज़ार जल्द खत्म हो। इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल सुर्खियाँ। सबसे पहले बात लैटिन अमेरिकी देश पेरू की। इस देश का नाम आपने बचपन में GK की किताब में पढ़ा होगा। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पेरू के इंका साम्राज्य का खोया हुआ शहर माचू पिचू, हाइट्स ऑफ माचू पिचू। इसी पेरू की सड़कों पे आज हज़ारों लाखों की भीड़ जमा है। राजधानी लीमा में युवाओं का जमावड़ा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा है। इस मामले की शुरुआत हुई सितंबर 2025 में, जब सरकार एक नया पेंशन कानून लाई। इसके तहत 18 साल से ऊपर के नागरिकों को निजी पेंशन फंड में पैसा जमा करना ज़रूरी होगा। जाहिर है कि कई लोगों के लिए ये नियम भारी साबित होने वाला था। गिग इकॉनमी से जुड़े लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। पेंशन कानून के खिलाफ स्कूल, कॉलेजों, कामकाजी यूनियनों, ड्राइवर्स, नर्स, लेबर वर्ग और खासकर जेनजी ये सब साथ आ गए, मैदान में उतरे। तो ये सिर्फ पेंशन कानून का मसला नहीं रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और नेताओं की जिम्मेदारियों के अभाव की भी निंदा शुरू की। आंदोलन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली खनन कंपनियां तक बंद हो गईं। जेनजी के दबाव के चलते अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पेरू की संसद में वोटिंग हुई। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया, पर जेनजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 15 अक्टूबर को भी युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। रात होते होते कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के बाहर बने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। लोकपाल कार्यालय के मुताबिक अब तक 102 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 24 आम नागरिक और 78 पुलिसकर्मी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी अब नए अंतरिम राष्ट्रपति के इस्तीफे, दोषियों की सजा और एक निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं। अगली खबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। यहाँ 8 दिन तक चले टकराव के बाद 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच 48 घंटे का सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर के बाद तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाते नजर आए। BBC के पत्रकार दाऊद जुम्बिश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें तालिबान लड़ाके पाक सैनिकों की पैंट और हथियार को बीच चौराहे पे दिखा रहे हैं। जुम्बिश ने बताया कि तालिबान के जवाबी हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक डूरंड रेखा के आसपास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़ के भाग गए थे। तालिबानी लड़ाकों ने इन चौकियों से पैंट और हथियार जब्त किए। इन्हें जीत की निशानी के तौर पर उन्होंने
पेश कर दिया। सीज फायर से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए थे। इस दौरान काबुल और कंधार में 15 अफगान नागरिक मारे गए। इसके बाद तालिबान ने बॉर्डर पर टैंक भेजे। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि युद्ध विराम की मांग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। इधर इस मामले पे भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि अपने पड़ोसियों पर दोष डालना उसकी पुरानी बीमारी है और साथ ही अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री पर हो रहे हमलों पर अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। भारत ने यह भी कहा है कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुनिए। We are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई थी। इस दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पे हवाई हमले हुए थे। तालिबान ने हमलों का आरोप पाकिस्तान पे मढ़ दिया था। दुनियादारी खत्म करें उसके पहले छोटी सी सूचना, दोस्तों की बात करेंगे। घर जैसी बातें का तीसरा एपिसोड, आपके रात के 3 बजे वाले दोस्त, आपके भोर में 4 बजे वाले दोस्त, सबकी बातें। कैसे हैं सौरभ के दोस्त, कैसे हैं गिरिजा के दोस्त। 18 अक्टूबर दोपहर 2 बजे ललन टॉप पे देखना मत भूलिएगा। आज की दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।